यहाँ टी फॉर सक्सेस में हम पढ़ाते हैं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, जिसमें इतिहास, राजनीति, भूगोल जैसे बहुत सारे विषय। जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आज के जो क्लास का टॉपिक है वो 12वीं क्लास की मानव भूगोल की पुस्तक से लिया गया है। मानव भूगोल की पुस्तक जिसका नाम आप देख सकते हैं मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। जब इस पाठ को हम पढ़ते हैं तो उससे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि भूगोल क्या है। आप जानते होंगे कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी का अध्ययन करता है। भूगोल की एक शाखा है मानव भूगोल। मानव भूगोल में पृथ्वी पर निवास करने वाले मानवों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल को समझने के बाद हम समझेंगे कि मानव भूगोल की कुछ मान्य परिभाषाएं कौन कौन सी है। फिर हम देखेंगे कि मानव भूगोल के उपागम क्या है। उपागम से तात्पर्य होता है मानव भूगोल को पढ़ने के तरीके, मानव भूगोल को पढ़ने की विचारधाराएं। तो देखिए उसके बाद हम देखेंगे, पहले हम समझ लें कि मानव भूगोल के उपागम कौन कौन से हैं। मानव भूगोल का जो सबसे प्राचीन परंपरागत उपागम है वो नियतिवादी है, जिसके प्रतिपादकों में रेटजेल सबसे ज्यादा प्रमुख है। इसके अलावा मानव भूगोल का जो प्रचलित उपागम है वो संभववादी है। इसके अलावा एक जो नया उपागम है जिसे नव निश्चयवादी भी कहा जाता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि मानव का प्रकृतिकरण क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रकृति का मानवीकरण क्या होता है। और मानव भूगोल का कुछ प्रसिद्ध जो अन्य विषय हैं जैसे इतिहास, राजनीति, भूगोल। भूगोल तो खैर यही है, इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र से क्या संबंध है और मानव भूगोल कैसे उन विषयों को प्रभावित करता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि मानव भूगोल के विषय में। देखिए मानव भूगोल जो है पृथ्वी और मनुष्य तथा इसके संबंधों के विशिष्ट स्वरूप का अध्ययन करता है। मानव भूगोल को एक अकादमिक विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय रेटजेल महोदय को दिया जाता है, जिनका पूरा नाम फ्रेडरिक रेटजेल था। रेटजेल एक जर्मन विद्वान थे। जी हाँ, रेटजेल ने मानव भूगोल को एक अकादमिक विषय के रूप में स्थापित किया। रेटजेल की परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य किया रेटजेल की शिष्या एलन सी सैम्पल ने। मिस सैम्पल अमेरिकन विद्वान थी। मिस सैम्पल ने मानव भूगोल के क्षेत्र में काफी सारा काम किया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मानव भूगोल की मान्य परिभाषाएं। तो चूंकि हमने फ्रेडरिक रेटजेल का नाम लिया है और हमने नाम लिया है एलन सी सैम्पल का, तो पहले हम इन्हीं दो विद्वानों की परिभाषाएं जानेंगे। तो देखिए एलन सी सैम्पल ने जो मानव भूगोल की परिभाषा दी है उनके अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, ठीक है, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच होने वाले परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यहाँ इन तीन शब्दों को आपको विशेष ध्यान रखना है। इसमें पहला शब्द है अस्थिर पृथ्वी, दूसरा शब्द है क्रियाशील मानव, तथा तीसरा शब्द है परिवर्तनशील संबंध। इन तीनों के विषय में हल्की हल्की चर्चा करेंगे तो जरूरी है। अस्थिर पृथ्वी, आप जानते हैं कि पृथ्वी कभी भी स्थिर नहीं रहती। स्थिर तात्पर्य होता है एक जैसा होना। पृथ्वी निरंतर परिवर्तित होती रहती है। आप स्वयं भी देखते हैं कि आज जैसा वातावरण है वैसा हो सकता है कि आपको कल ही देखने को ना मिले। तो पृथ्वी निरंतर परिवर्तनशील है, वो स्थिर नहीं है। इसके अलावा क्रियाशील मानव, मानव कभी शांत नहीं रहता। आप जानते होंगे मानव रोज कुछ न कुछ नया करता रहता है, चाहे वो नई टेक्नोलॉजी बनानी हो, नई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, नई इंस्टीट्यूशन बनाना हो। तो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव
दोनों के बीच जो संबंध विकसित होता है, चूंकि दोनों ही चलायमान हैं, दोनों ही निरंतर प्रगति कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, तो उनके संबंध भी स्टैटिक यानी स्थैतिक ना होकर परिवर्तनशील होते हैं। तो एलन सैंपल ने कहा है कि अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। फ्रेडरिक रैटजेल का मानना है कि पृथ्वी का धरातल तथा उस पर निवास करने वाले जो मनुष्य है उनके संश्लेषित जो संबंधों का संश्लेषित अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। मानव भूगोल की इन दो परिभाषाओं को समझने के बाद हम समझेंगे मानव भूगोल के उपागम कौन कौन से हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मानव भूगोल के 3 उपागम सबसे ज्यादा प्रचलित हैं, जिसमें पहला उपागम है नियतिवादी उपागम। नियतिवादी उपागम के प्रणेताओं में आप समझ सकते हैं फ्रेडरिक रैटजेल को, आप रख सकते हैं एलन सैंपल को, क्योंकि एलन सैंपल का सबसे फेमस कोट है कि मानव प्रकृति का दास है। जी हाँ, नियतिवादी उपागम की यह विशेषता है कि वो मानते हैं कि मानव पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर है, मानव स्वयं में कुछ नहीं है, मानव वही करता है या मानव को वही करना पड़ता है जैसा प्रकृति उसे करवाती है। अगला उपागम हमारे पास जो है वो है संभववादी उपागम। संभववादी उपागम का मानना है कि केवल प्रकृति ही सर्वशक्तिमान नहीं है, अपितु मनुष्य भी निरंतर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है। आप देखते हैं कि रोज नई टेक्नोलॉजी आती है, उसके दम पे मनुष्य नई नई संरचनाएं बनाता है, मानव अपने भूगोल में परिवर्तन करता है, मानव पहाड़ों को काटता है, मानव पेड़ों को जंगल को काट के साफ करता है, मानव नई नई संरचनाएं बनाता है। तो संभववादी उपागम का मानना है कि मनुष्य तकनीकी के बलबूते अपने पर्यावरण को परिवर्तित करने में सक्षम है और वो किसी भी हद तक अपने पर्यावरण को या कहें अपने वातावरण को, आसपास के धरातल को, भूगोल को परिवर्तित कर सकता है। इन दो अतिवादी उपागमों के बीच एक मध्यम मार्गी उपागम जो हमारे पास रहता है, इसको कहते हैं नव निश्चयवाद। जहां नियतिवाद मानता है कि मनुष्य पूरी तरीके से प्रकृति के अधीन है, वहीं संभववादी मानते हैं कि मनुष्य पूरी तरीके से अपने पर्यावरण में परिवर्तन कर सकता है। नवनिश्चयवादी इन दोनों अतिवादी विचारधाराओं के बीच मध्यम मार्गी होने का दावा करते हैं। नवनिश्चयवादियों का मानना है कि मनुष्य जहां एक ओर प्रकृति के नियमों से शासित होता है, वहीं तकनीकी के बलबूते अपने जो वातावरण है, प्रकृति है, उसमें परिवर्तन भी करता है। तो ये रहे मानव भूगोल के उपागम, नियतिवादी, संभववादी और नवनिश्चयवादी। अब हम जानेंगे कि मानव का प्राकृतिकरण क्या है। मानव का प्रकृतिकरण क्या है? जी हाँ, आपने देखा होगा कि अधिकांश जो जनजाति समूह जो आज भी जंगलों में रहते हैं, उनकी पूरी जीवनचर्या प्रकृति में जिस प्रकृति के जिस परिवेश की वो हिस्सा है उसी के द्वारा नियंत्रित होती है। उनका भोजन, उनका रहन सहन, उनके वस्त्र, उनके आवास सभी कुछ प्रकृति के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। जब मनुष्य अधिकाधिक प्रकृति के अधीन होता जाता है तो उसे मानव का प्रकृतिकरण कहा जाता है। शहरों में आप देखते हैं कि मनुष्य अपने भूगोल को बदलता है, मनुष्य खाइयों को बढ़ता है, पहाड़ों को तोड़ता है, मनुष्य जंगलों को साफ करके खेती करता है, मनुष्य बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाता है। जब मानव लगातार तकनीकी के दम पर लगातार मशीनों की सहायता से अपने भूगोल को बदलता है, अपनी प्रकृति को बदलता है, तो उसे प्रकृति का मानवीयकरण कहा जाता है। और इससे कहीं न कहीं सांस्कृतिक भूगोल का जन्म होता है, जो भौगोलिक जो संरचनाएं हैं और मानव का प्रभाव है उनका अध्ययन करता है। अब हम जानेंगे कि मानव भूगोल का अन्य विषयों के साथ कैसा संबंध है।
आप जानते हैं कि कोई भी विषय स्वतंत्र नहीं होता, खासकर वर्तमान में ये प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है कि विषयों को एक दूसरे के साथ जोड़कर समझने। इसी क्रम में मानव भूगोल को भी विभिन्न विषयों से जोड़कर देख सकते हैं। आप जानते हैं कि इस सबसे महत्वपूर्ण विषय के रूप में आप यह इतिहास रख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ राजनीति को भी रख सकते हैं, आप यहाँ अर्थशास्त्र को भी रख सकते हैं। फिलहाल में हम इन 3 विषयों के संदर्भ में समझेंगे कि मानव भूगोल कैसे इन 3 विषयों से संबंधित है। आप जानते होंगे कि इतिहास मानव के जो है सभ्यता का अध्ययन है। मानव पहले घाटियों में रहता था, पहाड़ों पे रहता था, फिर वो धीरे धीरे जो घरों में आया, स्थायी घर बनाने लगा, और अब वर्तमान में मनुष्य बड़े बड़े गगनचुंबी फ्लैट्स में रहता है, जैसे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स लाइक बुर्ज खलीफा। तो अब आप देख सकते हैं कि मनुष्य, जब से मनुष्य के इतिहास चल रहा है, तभी से उस इतिहास पर भूगोल का सीधा प्रभाव है। मनुष्य जब जंगलों में रहता था तब वो उन फलों को खाता था जो प्रकृति में, जो वहां की भौगोलिक संरचना में होते थे। जब मनुष्य झोपड़ियों में रहता था तो उन्हीं वस्तुओं से अपनी झोपड़ियां बनाता था जो उस स्थान के भूगोल में उपलब्ध होते थे। अब मनुष्य आज भी जो घर बनाता है, मनुष्य आज भी जैसे उसके व्यवहार है, आचार है, संस्कृति है, उसके त्योहार है, रीति रिवाज है, वो कहीं ना कहीं उसके भूगोल को प्रदर्शित करते हैं। आगे देखें राजनीति के विषय में, तो आप जानते हैं कि राजनीति, ज्यादातर राजनीति माटी की ही राजनीति है। क्षेत्रवाद एक कुछ अर्थों में, बुराइयों को छोड़ के क्षेत्रवाद भी कुछ अर्थों में अच्छा है, और राजनीति पर उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है, जहां मनुष्य अपने जो है क्षेत्र की, अपने लोगों की, अपनी मिट्टी की आकांक्षाओं को राजनीति में लेकर आते हैं। इसके अलावा वर्तमान में आप देख सकते हैं कि विश्व के देशों में जितने भी झगड़े हैं, जितनी भी संधियां हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं उनका अपना जो जमीनी मामला जुड़ा हुआ है। अर्थशास्त्र से अगर हम इसका संबंध देखें तो आप देख सकते हैं कि किसी भी जगह लोग 3 ही प्रकार के क्रियाकलापों में व्यस्त होते हैं, या तो प्राथमिक क्रियाकलापों में, या द्वितीय क्रियाकलापों में, या तृतीय क्रियाकलापों में, जो भी हो। और मनुष्य प्राथमिक क्रियाकलाप में ज्यादा व्यस्त है, या द्वितीय क्रियाकलाप में ज्यादा व्यस्त है, या तृतीय क्रियाकलाप में ज्यादा व्यस्त है। ये निर्भर करता है कि उस स्थान का भूगोल कैसा है, और उस स्थान के भूगोल के साथ उस स्थान के मनुष्यों का संबंध कैसा है। यदि तकनीकी बहुत ही आदिम है तो ज्यादातर लोग आपको प्राथमिक क्षेत्र में ही काम करते हुए नजर आएंगे। उस पर भी डिपेंड करता है कि यदि भूगोल अच्छा है, मिट्टी अच्छी है, तो कृषि में, अन्यथा पशुपालन में। तो ये सब भूगोल का ही प्रभाव है। यही यहाँ तक कि द्वितीय क्षेत्र या उद्योग कहाँ कितने विकसित होंगे, ये डिपेंड करता है कि वहाँ का भूगोल कैसा है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँ तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हर शाम 7 बजे एक वीडियो अपलोड करते हैं। धन्यवाद।